अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो जितना लम्हा बलम्हा बदलती सियासी सूरत हाल है, मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें। एक तो जब इतवार के रोज़ इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब किया और एक ख़त का जिक्र किया, उसके बाद से वो ख़त मौजूए बहस बना हुआ। आज उसी ख़त को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने, और फिर ये भी कहा कि वो चीफ़ जस्टिस साहब को ये ख़त दिखाने के लिए तैयार हैं। और ये जो मरासला इसको करार दिया जा रहा है, इसमें उनका मानना है कि वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म साहब को धमकी दी गई है और ये ख़त तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले मौसूल हो गया था, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है, यानी कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही रहते हैं, तो ये इसके कोई अच्छे नताइज नहीं होंगे। बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को धमकी दी गई है और उनकी जान को ख़तरे तक की बात भी की जा रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन कह रही है कि हमें भी ये ख़त दिखाएं, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। कहाँ से आया ये ख़त, किसने लिखा है? कल रात के PDM के जलसे में हमने देखा कि इस ख़त के हवाले से कुछ मजाक किए गए, यानी कि ऑन अ लाइटर नोट कुछ बातें कही गई। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से या यूरोप की तरफ से गालबन रूटीन के खाते हैं जो आते हैं और तमाम ममालिक के सरबराहान को जाते हैं। इसको बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है और ये गवर्नमेंट बना रही है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा एक तो इस ख़त के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करें कि ये पहला मौका है कि इस तरह के किसी ख़त का तज़किरा करना, फिर ये किसका है, कहाँ से आया है, किस तरह से थ्रेट किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस सारी आलमी साजिश में मुलव्विस हैं और बैरून मुल्क इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, ये सारा खेल रचा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक तो इस ख़त के हवाले से हम बात करें और फिर जो सियासी जोड़ तोड़ है। कल के दिन हमने देखा कि काफ लीग चौधरी बरदरान चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो वज़ीर आला के लिए मान गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अपोजिशन कल से आज तक गिला कर रही है कि हमसे मिलते रहे, बात करते रहे। हमने उनके कहने पे उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से तहरीक अदम एतमाद पंजाब में पेश की और फिर न जाने क्या हुआ कि वो आखिरी टाइम पर उन्होंने PTI से ही हाथ मिला दिया। लेकिन अपोजिशन ये भी कहती है कि वो PTI की हिमायत से वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे, अपोजिशन की मर्ज़ी का वज़ीर आला हो। इसी तरह विफाक में भी नंबर गेम के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि अपोजिशन दावेदार है कि हम बोनस में चल रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी का मानना है कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे भी कई ज़्यादा लोग हमारे पास हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत भी भरपूर जोड़ तोड़ कर रही है और वो तमाम तर चीज़ें खान साहब इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं किसी को भी जिस पर वो डटे हुए थे। जैसे वो उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किसी सूरत नहीं करना चाहते थे, वो अब जहांगीर तरीन ग्रुप से रब्ते करके अहम वजारतें देने की बात कर रहे हैं। वो MQM को मुख्तलिफ ऑफ़र्स कर रहे हैं, तो हर हाल में वो अपनी कुर्सी को इस वक्त बचाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और इम्तियाज़ गुल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये बहुत एक बड़ा इस वक्त एक बहस बन गई है, एक बात मुसलसल हो रही है। ये मरासला ख़त कौम के सामने लाएं, अपोजिशन कह रही है, कह रहे हैं हम चीफ़ जस्टिस साहब को दिखाने के लिए तैयार हैं। काबीना के कुछ अहम वज़रा ने देखा है। ऐसा क्या है ये ख़त में? ये कार्ड है जो प्ले किया गया खान साहब की जानिब से, इसमें कुछ हकीकत भी हो सकती है। इसको क्या मजाक में लेना चाहिए, टाल देना चाहिए, या इसको संजीदगी से लेते हुए कुछ पेशरफ्त इस पर होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया अरसलान। अगर ये बात मैं तसव्वुर कर लूँ कि वाकई ऐसा कोई ख़त मौजूद है और हुकूमत के दिन पूरे हो रहे हैं, या 5 साल बाद या 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब नई हुकूमत आएगी, तो ये ख़त तब भी मंजर आम पर आ सकता है। और अगर ये मरासला है पाकिस्तानी सफ़ीर का, तो जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो इसके जवाब में बहुत कुछ करने का हक़ रखते हैं। वैसे मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि बाहर से पाकिस्तान में पैसे आने कोई नई बात नहीं है। PNA की तहरीक के बारे में भट्टो साहब ये कह रहे थे कि डॉलर्स की रेल फेल हो गई है, बाज़ारों में मिल रहे हैं, और बाद प्रोफेसर गफूर साहब ने ये तस्लीम किया कि हमें इस बात का इदराक बाद में हुआ कि वाकई इसमें गैर मुल्की पैसा मौजूद था। इसी तरह और लोगों ने भी इसका एतराफ़ किया था। मैं अगर कैरी लूगर बिल की बात करूं, तो कैरी लूगर बिल में सियासी जमातों को और मीडिया को पैसे देने
का जिक्र मौजूद है, ये इंटरनेट पे मौजूद है, जिसका जी चाहे देख लें। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, अवेयरनेस के बारे में गैर मुल्की फ़ंड्स आते रहे और वो इस्तेमाल होते रहे। सो मच सो पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी बाहर से पैसे आए, पाकिस्तान के बच्चों की तालीम के लिए भी बाहर से पैसे आए। लेकिन क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अगर पैसे आए हैं तो फिर इसमें सीक्रेसी रखने वाली कौन सी बात है? फिर इस बात को खोल के सामने रखा जाए और वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये मुल्क के साथ एक गद्दारी के मुतरादिफ मुकदमा है। और आर्टिकल 5 के तहत हर शख्स हुब्बुल वतनी जो है उसको यकीनी बनाने का पाबंद है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुमकिन है ये गेम उलट जाए और ये पीटीआई के लोगों के गले पड़ जाए और उतर भी ना सके। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, एक तो बड़ी इस पर क्लैरिटी है कि ये कोई एक मतलब चीज़ नहीं है किसी के भी, ये तो धमकी आमेज़ ख़त करार दे रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या कोई सफ़ीर लिखेगा, कौन धमकी कौन देगा, कौन ये कहेगा कि जी तहरीक अदम एतमाद कामयाब जो है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब वज़ीर आज़म को, इमरान खान साहब को नहीं रहना चाहिए, इस तरह की बात ये तो जो बता रहे हैं हमें, उससे तो यही पता लग रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ है। देखिए, इसके दो इसके क्योंकि हमारे पास मालूमात तो नहीं है, तो हम तो असेसमेंट्स कर सकते हैं। और एक ये है कि ये ख़त जो है, अगर इसको हम तसव्वुर कर लें कि ये वो नहीं है, जाली नहीं है, और एक ख़त आया है किसी वर्ल्ड पावर के तरफ से और वो हमारे वज़ीर आज़म को एक धमकी मिली है कि आप अपनी पॉलिसीज़ में जो है वो आप तब्दीली लेके आए, वरना तो ना कि आपकी हुकूमत को खतरा है, आपकी जान को खतरा है। तो इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। और इसमें जो है हमारे जो ISPR है और जो हमारे फॉरेन ऑफिस है, उनको जो है इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए कि स्पोक्स पर्सन जो है वो सामने आए, ये लेटर पाकिस्तान की अवाम के सामने रखा जाए और इसके ऊपर पार्लियामेंट में डाला जाए इस लेटर को, वहाँ पर इसके ऊपर डिबेट की जाए और उनकी राय ली जाए हमारे पार्लियामान की। मेरे ख्याल में अपोजिशन ने इसके ऊपर बात की है कि आप लेके आए, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा यह है कि हम अपने फ्रेंडली जो पावर्स हैं, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ रब्ता करना चाहिए कि इस किस्म के ख़त हमें मिल रहे हैं, धमकी हमें इस पाकिस्तान को, बड़ा खतरनाक सूरत हाल हो सकती है अगर ये सच है तो। और उसके अलावा जो हमें सिक्योरिटी काउंसिल से रुजू करना चाहिए कि एक मुल्क जो उसका रुकन है, कोई और मुल्क उसको इस तरह के धमकी आमेज दे रहे हैं। और ये ऐसी धमकी मैंने पहले कभी देखी नहीं है कि तारीख में मेरे ख्याल में कोई ऐसी धमकी नहीं होगी जिसमें एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क को पॉलिसी चेंज करने की धमकी एक खत के जरिए जो है वो दे रहा है। और अगर ये दुरुस्त नहीं है और ये फेक लेटर है और हमें जो है सिर्फ इसके लिए सियासी मफादात के लिए इस किस्म के लेटर को बनाया गया है, तो फिर भी हमारे मतलब है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उसको चाहिए कि वो सामने आए ताकि पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर, इसके ऊपर जो इन्वेंडो से पता चलता है कि वो तो एक सुपर पावर ही कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि बेल्जियम जैसा मुल्क या फ्रांस जैसा मुल्क पाकिस्तान को थ्रेट कर सकता है, एक सुपर पावर कर सकता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो फिर तो मतलब है कि हमारी वो तो डायरेक्टली हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है ये ज़र्ब है, पाकिस्तान के ताल्लुकात को जो है नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश की गई है ज़ाती मफादात के लिए। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में हमारी ब्यूरोक्रेसी को सामने आना चाहिए, तो वो बताए हमें कि ये फेक है या क्या है। और उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इसके ऊपर बातचीत की और कहा है कि जी ये लेटर है और हमें बताया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे चलाए। ये तो गद्दारी, संगीन गद्दारी हो सकती है कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको चीफ जस्टिस साहब का क्या काम है कि उनको ये लेटर दिखाना चाहते हैं। ये तो हुकूमत है और वो बड़े सिक्योरिटी के इदारे, बड़े ओहदे पर फाइज हैं, ये हुकूमत का मानना है, उनको बातचीत करनी चाहिए।
राइटली सेड, जैसा पॉइंट आ गया। मैं इम्तियाज़ गुल साहब, अब अगर थोड़ा सा हम डॉट्स कनेक्ट करें तो ये इस खत को भी ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं, और जो अदरवाइज़ एक नैरेटिव पीटीआई बिल्ड कर रही है वो ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और जो एक स्टैंड खान साहब ने लिया और जिस डायरेक्शन में वो गए उसकी ये प्राइस है जो वो पे कर रहे हैं, और ये खत भी उसी से लिंक्ड है। इंटरनेशनल मीडिया भी इसी तरह की बातें कर रहा है, आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये एक इंतहाई ट्रैजिक और अफसोस का मकाम है पाकिस्तान के लिए। अव्वल तो इस ख़त के हवाले से जो दावा किया है वज़ीर आज़म ने, काफ़ी शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है बाकायदा मुहिम के ज़रिए, और उसमें एक मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ने एक दावा किया है और उसके जवाब में कुछ लोगों ने, कुछ हलकों ने बातें की हैं और उसको मीडिया के ज़रिए फैलाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात हैं, उनके कोई ज़ाती मफादात हैं, उसकी वजह से वो एक इस वज़ीर आज़म के दावे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी बात, जब कोई वज़ीर आज़म बात नहीं करता, हम ब्रिगेडियर साहब को भी पता है, अज़ीम चौधरी साहब को भी पता है, जब कोई वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जीक्यूटिव खुल के बात नहीं करता दो टोक अंदाज में, और माजी में हमने देखे हैं, हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी देखा, हमने मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को भी देखा, हमने नवाज शरीफ साहब को भी देखा कि वो मीमी करते थे जब ये गैर मुल्की लोगों से मिलते थे, और हमारे ही लोग कहा करते थे कि भाई हम क्या इनके ग़ुलाम हैं, हम खुल के अपनी बात क्यों नहीं करते, ड्रोन हमलों में खुल के क्यों बात नहीं करते हैं, हमारे फ़ौजियों के साथ सलाला में जो उनके क्यों खुल के बात नहीं करते। अब एक वज़ीर आज़म है, खुल के बात कर रहा है, अगर कोई नाराज़ होता है तो हो, मतलब पहली मर्तबा किसी ने एक खुली दो टोक पोजीशन ली है, और ये लोग भूल जाते हैं कि अमरीकियों ने पाकिस्तान के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा हुआ है। वो उनका एक वकील था रॉबर्ट होरन, उसने कहा था कि आपने एमल कासी के गिरफ्तारी के लिए $1 मिलियन क्यों दिए हैं, ये तो पाकिस्तानी तो $10 के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। उस वक्त तो हमारे लोगों की कोई गैरत नहीं जागी थी। फिर ट्रंप ने अपनी सदारत संभालने के बाद पाकिस्तान के हवाले से मैं इम्तियाज़ गुल साहब जो बात समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अभी खान साहब ने अगर कहा कि हम गुलामी नहीं करेंगे, हम सबसे दोस्ती करेंगे, तो शायद कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो इस बात से खुश नहीं है और चाहते हैं कि पाकिस्तान गुलामी करता रहे, और उनको इख्तिलाफ है इमरान खान साहब की इस बात से। विद इन द कंट्री बात कर रहा हूँ जी, मुल्क के अंदर, ये बाहर की साजिश है नहीं है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन हमें कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी कोई इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना चाहिए। और कुछ ऐसे इदारे हैं जिनका, इदारे मुराद पार्टियां भी हैं, शख्सियात भी हैं, कि जिनका ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म को इतनी खुल के बात नहीं करनी चाहिए थी। भाई वो लोग आपके बारे में सब कुछ करते रहें, सब कुछ कहते रहें, बदनाम करते रहें पूरी अपनी इंफॉर्मेशन मशीनरी के ज़रिए, और हमारा वज़ीर आज़म ये बात न करे। मतलब 70 साल तक हमने वफादारी की, बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में मुख्तलिफ उमूर पे बातचीत की, लेकिन 70 साल से पाबंदियों का शिकार हम रहे हैं, बदनामी हमारे हिस्से में आई है, इम्तियाजी सलूक यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ हुआ है। तो अब एक दूसरा मॉडल क्यों ना एक ट्राई कर लिया जाए, एक दूसरा तजुर्बा क्यों ना कर लिया जाए। नहीं, लेकिन गुल साहब यहाँ पर सवाल तो ये पैदा होता है कि अब अगर खान साहब, जी प्लीज़, जी मेरी बात ज़रा, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, और वो लोग जिन्हें वज़ीर आज़म के इस दावे पे शक है, एतराज़ है, बजाय इसके कि वो सब मिल के इसकी तफ्तीश करें कौमी मफाद में, वो इस तरह जो बखिए उधेड़ रहे हैं, उल्टा मज़ीद पाकिस्तान की बदनामी हो रही है इससे। गुल साहब, मैं जो बात जानना चाह रहा था वो ये है कि अगर अब इमरान खान साहब को जाना पड़ता है, सपोज कर लेते हैं अपोजिशन ये कह भी रही, तो फिर हम ये मान लें कि फिर और अगले 20-25 साल किसी ने ये जुर्रत नहीं करनी कि खान साहब की तरह वो ब्लंटली बात करे, क्योंकि नतीजा सामने होगा, तो फिर कौन चाहेगा अपनी कुर्सी या इक़्तिदार को कुर्बान करना। इतने ऐसे लीडरान, इतने ज़्यादा लोग ऐसे हैं नहीं हैं हमारे पास। जी गुल, कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है इन लोगों में। फिर आप अपने पड़ोस में देखें, ईरान 50 साल से अमरीकी पाबंदियों के तहत ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका सदर था, वो ज़मीन पे बैठता था, अहमदीनेजाद। जो जिंदा कौमें होती हैं, बाइज़्ज़त बागैरत कौमें, वो खुल के बात करने से नहीं, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती, उन्हें अपने कौम का मफाद अजीज़ होता है, और कौम का मफाद इसी में अजीज़ है कि आप दो टोक अंदाज में खुल के बात करें।
ये नहीं है कि जी वो नाराज़, ये अजीब लोग हैं। ये मौलाना फजल रहमान को देख लें, मरियम, दूसरों, एक तरफ कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म उनका एजेंट है, IMF का, यहूदियों का, और जब वो वज़ीर आज़म बात करता है तो वो कहते हैं कि जी इसने देखो उन लोगों को नाराज़ कर दिया है, कितनी बदतमीज़ी से इसने बात की है। तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये साहब राइट को बैठे या लेफ्ट को बैठे, जहाँ बैठे फिर आप उसको एंडोर्स भी कर लें। बिल्कुल सही। चौधरी साहब की जाने पाऊंगा मैं। चौधरी साहब, ये तो ख़त का तो एक ये एलिमेंट लेके आए खान साहब, और अब उस पर यकीनन बात चलती रहेगी और मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे तक, लेकिन उसके बीच में है तहरीक-ए-अदम एतमाद, पंजाब, वफाक, जो चौधरी बरादरान ने किया उस पर पीपल्स पार्टी भी हैरान है, बाकी लोग भी हैरान हैं। ये भी कह रहे हैं कि चौधरी बरादरान इस तरह के फ़ैसले माजी में नहीं लेते रहे। और फिर अगर परवेज़ इलाही साहब को, मैं पंजाब से शुरू कर रहा हूँ, मैं वफाक पे भी कमेंट लेता हूँ, अगर परवेज़ इलाही साहब को ये पता है कि PTI के पास नंबर गेम नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी कैलकुलेशन इतनी कच्ची होगी कि फिर वो PTI की तरफ गए हैं अगर वो वज़ीर आला नहीं बन सकते तो। जैसा खेल उन्होंने खेला, शायद मुमकिन है लोग उनके साथ उससे बढ़कर खेल खेलेंगे पंजाब में। वो जिन पे तकिया कर रहे हैं वो उनको शायद हवा दे देंगे। मेरा ख्याल है कि चौधरी ख़ानदान ने इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला जिस अंदाज में किया है, मेरे लिए तो हैरान कुन है। मैं थोड़ा बहुत उनको जानता हूँ, वो बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करने वाला ख़ानदान है। वो ऊंच नीच को जानता है, वो अपने ज़ाती मरासम को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन इन हालात में उनको पंजाब में चीफ मिनिस्टरशिप बाद में मिलेगी जब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुस्तरद हो जाएगा। और अगर इतवार तक चीफ मिनिस्टर ने ओथ ना उठाया पंजाब में, तो फिर शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी पंजाब में, और शायद चौधरी साहब जो हैं वो स्पीकर भी ना रह सकें। मेरी तो ये राय है। आपके ख्याल से उन्होंने क्या ये कैलकुलेशन नहीं की होगी कि नंबर गेम वफाक में कैसी है चौधरी बरादरान ने, और क्या क्या मतलब जितना वो सियासत को समझते हैं, दाव पेच को, उनकी क्या पूरे होमवर्क, क्योंकि अगर तो ऐसा होता कि कोई उजलत में, कल खबरें आ भी नहीं थी कि ख़ानदान में फूट पड़ गई, शायद परवेज़ इलाही साहब ने जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया। अब आज चौधरी शुजात साहब ने कह दिया कि वी आर ऑन द सेम पेज, हमने मुकम्मल मुशावरत और मेरी मुशावरत से ये सारे फ़ैसले हुए हैं। तो कुछ तो इशारे मिले होंगे या कुछ तो नंबर गेम की कैलकुलेशन उन्होंने की होगी इस डिसीजन से पहले। चौधरी शुजात एक बड़े ज़र्फ़ के आदमी हैं, वो ज़िम्मेदारी कबूल करने पे कभी भी इनकार नहीं करेंगे। अगर उनके घर के लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला कर लिया है तो वो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ज़िम्मेदारी को उम्र के इस हिस्से में शदीद बीमारी के बावजूद तस्लीम कर लेंगे और अपने कंधों पर बोझ उठा लेंगे। सर, मामलात को चौधरी साहब किस तरफ अब जाता देख रहे हैं? वैसे हु इज़ इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन एट द मोमेंट? दावेदार तो सभी हैं। मेरा नहीं ख्याल, इससे पहले मैं ये फ़िक्रा कह लूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने चेहरों के बदलने की बात की थी, वो बहुत मायने खेज फ़िक्रा था उनका, और अगर चेहरे भी उस तरह ना बदल सके जिस तरह वो चाहते हैं तो उनकी मुस्तकबिल के सियासी रास्ते मसदूद हो जाएंगे। राइटली सेड। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो सूरत हाल ये सारी की सारी बनी हुई? दावेदार तो हर कोई है, अपोजिशन भी है और हुकूमत भी है। मैं ख़ास तौर पे ज़रा थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगा, और मैं फिर बाद में इम्तियाज़ गुल साहब से भी ज़रा तफसील से इस पर राय लूँगा। पर ब्रिगेड साहब, आपसे पहले ये जो अब खान साहब उस्मान बुज़दार साहब के नाम पर डटे रहे, उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उनकी मिसमैनेजमेंट पर भी या उनकी बैड गवर्नेंस पर भी, उनकी कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठते रहे, बट ही सेड नहीं, यही रहेंगे।
फिर आज डटे रहते, अब आकर इस वक्त क्यों ये डिसीजन उन्होंने लिया? जो MQM और कराची के हवाले से हम खबरें सुन रहे हैं, एक मिनिस्ट्री या और कुछ, ये खुद कितना क्वेश्चन मार्क आता है इमरान खान साहब की सियासत, कंडक्ट, अल्फाज पर? देखिए, आप मुझे एक उनका वो बता दें कॉल जो उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे, कंटेनर के ऊपर खड़े होकर जो वादे किए थे उनके ऊपर सारों के ऊपर इन्होंने यू टर्न लिया है। कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कौन सी जो ऐसी बात है जो उन्होंने मोटी मोटी जो बातें की थी, IMF का ले लेके जी हम उधर नहीं जाएंगे, मैं पैसे किसी से नहीं मांगूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये इसके ऊपर, ये खत के ऊपर भी आप देख लें क्या खुल के बात की है। ये बता दिया कि जी मुझे खत आया था और मुझे थ्रेट है, वो खुल के बात ये होती है फलाने मुल्क के प्रेसिडेंट ने फलानी तारीख को ये लेटर लिखा था, मुझे थ्रेट किया, मैं अपने कौमी असेंबली में जा रहा हूँ, मैं अपने नेशनल सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठ के इसके ऊपर हम इसके जवाब देंगे कि इस किस्म के थ्रेट्स हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर तो बात बनती है कि जी खड़े हो गए थे, ये क्या बात है? तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने भी इस किस्म की एक बात की थी कि ये मुझे थ्रेट है, फलाना है। ये सारे चीज हमारे अपने पॉलिटिक्स, पेट्रियोटिज्म, रिलीजन, जब हमें खतरा हो जाता है, गवर्नेंस तो दिखा नहीं सकते हैं, कोई अचीवमेंट तो दिखा नहीं सकते हैं, उसके ऊपर हम ये इस किस्म के मामला ले आते हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा जी चौधरी बिरादरान और MQM के मफाद जो है वो इनके साथ बंधे हुए हैं, वो दे वुड नॉट लाइक टू जंप इनटू द अननोन। ये तो नोन फैक्टर है, ऑपोजिशन का नॉन फैक्टर नहीं है, वो डिवीजन है, वो जल्दी इलेक्शंस चाहते हैं, वो क्या कहते हैं इसको 1.5 साल की हुकूमत चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वहां पर राय है। उनको ट्रस्ट कैसे किया जाए? 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं बड़े बड़े वहां पर उनमें, तो ये बिल्कुल आप MQM को भी देख लें, MQM भी जो है तकरीबन इससे मिलता जुलता फैसला जो है वो करेंगे। अभी बात यह इस वक्त फॉग है, मतलब है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो फौज में कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, तो फॉग है इस वक्त। हम देख सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है, मुख्तलिफ हाइपोथेसिस क्या क्या है। मुझे ऐसे लगता है कि जो चौधरी साहब ने भी मेरे ख्याल में इसी के ऊपर जो है वो असेसमेंट की होगी कि अदम एतमाद जो है वो जिस तरह इमरान खान साहब जो है आगे चल रहे हैं और जिस तरह स्पीकर साहब का कंडक्ट मुझे नजर आ रहा है, वो इनको वोट नहीं करने देंगे, क्या कहते हैं इनको, जो मुनहरिफ अरकान है। जब इनके वोट काउंट नहीं होंगे तो ये मेजॉरिटी 172 का फिगर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि MQM भी मुझे लगता है कि वो PTI की तरह वापस आ जाएगी और इनके साथ मिल जाएगी। तो उसके लेकिन के 172 नहीं पूरे होंगे, वो डालेंगे दूसरे को, जो मुनहरिफ अरकान है उनको डालेंगे, केस ले जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा और इसको टूल मिल जाएगा। 3-4 महीने इसके ऊपर आगे डिस्कशन होती रहेगी, तो उसके बाद क्या आता है वो देखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी साहब ने जो फैसला किया है मेरे ख्याल में हक़ाइक़ पे मबनी है, और वो इस वक्त जो फॉग है और जिस अनसर्टेनिटी है उसमें मेरे ख्याल में ये बेहतरीन फैसला था। ठीक है, आप उस फैसले को एक बेहतर फैसला समझते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, आपने अभी जो तारीफ़ की और जो एक बात भी है खान साहब से मुतल्लिक कि जी वो दो टोक बात करना, खुल के बात करना, अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर कन्वे करना, तमाम मामला, ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। पर दूसरी जानिब बहुत सारी जो उनकी सियासत के यू टर्न है, या आप कह लीजिए कि कल तक उनकी पार्टी के ये बयानात के 4 सीटों वाला जो है वो वजारत आला का दावेदार है, और फिर वज़ीर आज़म साहब ये काम करते भी हैं, इतनी बड़ी सीटों की तादाद पंजाब में होने के बावजूद MQM को वो क्या कुछ दे रहे, तो वज़ीर आज़म साहब तो बड़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो गए हुए एज वी स्पीक ऑफ नाउ? जी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं उन्होंने, जब से वो आए हैं इक़्तिदार में कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ करते चले गए हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस मुल्क में जो स्टेटस को के शराकतदार हैं, यानी इस निज़ाम के बड़े सुरखील जो हैं, बड़े बड़े शराकतदार, जिसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें ख़ुद सियासतदान हैं, जिसमें उनके फिर प्राइवेट कोलैबोरेटर हैं, वो उन सब की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इमरान खान को कई मामलात में बैक पैडल करना पड़ा है, यानी अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म्स थी, चाहे FBR में बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स थी, जो पाकिस्तान टैक्स अथॉरिटी बनाना चाहते थे वो नहीं कर सके हैं। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं की, और उसकी बुनियादी वजह थी कि उनके ख़िलाफ़ वो अकेले एक तरफ हैं, जबकि बाकी इस निज़ाम से बरसा बर से मुस्तफ़ीद होने वाले दूसरी तरफ हैं। तो बाकी कोई ये अब तसव्वुर करे या ये तवक्को रखे कि इमरान खान और उनके साथी फरिश्ते हैं और वो फरिश्तों की तरह डील करेंगे, जबकि उनके इर्द गिर्द, जबकि वो मगरमच्छों के हिसार में हों,
एक ऐसे तालाब में हों जो गंदगी से भरा हुआ है और उसमें ये खुद कहें कि हम तो जी बिल्कुल सुच्चे बीवे हैं, हम वो काम नहीं करेंगे जो बाकी कर रहे हैं। तो जनाब जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में किया था, जो पैसे बने अपने शोहर के ज़रिए, अपने वज़ीरों के ज़रिए, क्योंकि ये उन्होंने ख़ुद हमें इनडायरेक्टली बताया था एक मौके पे कि जी मैंने पहला दौरा इक़्तिदार तो मैंने बड़ी ईमानदारी से लंदन की तरह गुजारने की कोशिश की थी, लेकिन इन तमाम लोगों ने मिल के मुझे बहुत ख्वार किया, तो हमने सोचा कि हम पाकिस्तानी स्टाइल में सियासत करेंगे। तो ये जो हालात पैदा हुए हैं तो उसमें इमरान खान भी उसी पाकिस्तानी स्टाइल वाली सियासत, गुल साहब जो सियासत हो रही है वो कोई भी होता यही करता, देयर आई टोटली एग्री, बट जो खुद जिस चीज़ के दावेदार थे खान साहब, जब उससे हटे तो फिर तो सवाल गोल और फेल का बहुत हद तक बनता है ना। तो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ थे वो सियासत। नहीं देखिए, आप जो बात कर रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि वो बस इस्तीफा दे के चले जाएं। आप तो ये बात कर रहे हैं ना, तो कौन इक़्तिदार कौन इतनी आसानी से छोड़ता है जनाब? इक़्तिदार कोई आसानी से नहीं छोड़ता और खान साहब भी कतन छोड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। अभी छोड़ने क्या, वो तो अगले 5 साल भी नहीं छोड़ने के मूड में है बिल्कुल भी। अजीम, मैं अब क्विकली, मेरे पास वक्त बड़ा महदूद है, मैं तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से सिर्फ जो कल PDM का शो पुटअप हुआ है उस पर राय ले लूँगा कि आप उसको कैसे देखते हैं। चॉइस ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मरियम बीबी का मार्च, अब वो कहाँ कितने लोग थे इसको छोड़ दें। जो फाइनल शो पुटअप हुआ, इतनी जमातों का मुश्तरका शो, हाउ डू यू सी दैट सर? कोई ज़रूरत नहीं थी उसको करने की, ना करती तो ज़्यादा अच्छा करता। 172 की गेम है, 172 तक रहें, हज़ारों में जाने की कोशिश ना करें। ब्रिगेड साहब आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में इनको ये नहीं करना चाहिए था। वो किसी ने ये सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा है, मेरा अपना तो नहीं है, उन्होंने कहा जी जो गेम है वो कारकर्दगी से जीती जाती है, स्टेडियम में तमाशाइयों को जमा करके वो गेम नहीं जीती जा सकती है। तो इनको जोर चाहिए था वहां पर करते, गवर्नमेंट को भी करना है और नेशनल असेंबली में करना है, वहां पर डिबेट करें, वहां पर जो है अपने पॉइंट को आगे लेके जाए। ये इस तरह की एड्रेस करना और इस किस्म की जुबानें इस्तेमाल करना, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब हो या ऑपोजिशन हो, ये किसको, क्या ये किसी को दिखाना चाह रहे हैं कि देखें हमारे साथ बड़ी तादाद में लोग हैं, कोई ऐसा मुकाबला चल? ये जो हमारा आया है ना, एक तो पोलराइजेशन जो है इसने पाकिस्तान को बहुत इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा और इंस्टेबिलिटी में कभी तरक्की नहीं हो सकती है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि 5 साल में वो नहीं हो सकता है, अब सिर्फ ज्योति बासु एक चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उन्होंने विद इन 5 years वेस्ट बंगाल द लोएस्ट इन द इंडियन यूनियन, कलकत्ता द फिल्थीएस्ट सिटी इन द इंडियन यूनियन, विद इन 5 years उन्होंने इन तमाम जो स्टेटस को की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने सारों को डिमोलिश किया। राजीव गांधी ने एक्नॉलेज किया कि जो बात बासु जी कर सकते हैं वो मैं और बाकी कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकते। और उनको पता है उनका पहला कदम क्या था, उन्होंने सबसे पहले वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन खत्म की, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी वो खत्म की। ये जुबान जो है ना, ये बहुत जरूरी है। आप अपना काम करें, गंदी जुबान इस्तेमाल करना, दूसरे को चोर डाकू ये इस किस्म के अल्फाज कहना, डीजल कहना, ये मतलब ये किसकी, ये वज़ीर आज़म है हमारे, ये तो सर इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है, वी ऑल कंडेम दैट। भी यही है जो वो करते हैं, मेरे ख्याल में वो भी काबिल मुशर्रफ है। मैं गुल साहब थोड़ी सी मैच्योरिटी लानी चाहिए। सर एक कमेंट सिर्फ छोटा सा मुझे दे दे, मैंने जो सवाल किया ये किसी को दिखाने की कोशिश है क्या, PTI की भी, खान साहब की भी, अपोजिशन जमातों की भी, कि वी हैव गॉट पीपल विद अस, बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ? तो आप लोगों को मेरे ख्याल मोबिलाइज कर रहे हैं, उनको मालूम है कि इलेक्शन आ रहे हैं अगले 5-6-7 महीने में। तो खान साहब तो 9 जलसे कर चुके हैं, अपोजिशन ने अभी जलसे शुरू किए हैं। नारा उनका महंगाई मुकाओ है, हालांकि महंगाई पूरी दुनिया में है। खुद वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि दुनिया भर में 30 से 40% महंगाई हुई है पिछले 2 सालों में। और ये हमारे मौलाना और हमारे मरियम और ये दूसरे लोग जो हैं, ये महंगाई का नारा लेके यहाँ लोगों को गुमराह भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्योंकि आदाद शुमार इनके हक में नहीं है। अच्छा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनका अपना ही वोटर सर निकला, महंगाई के नाम पे, महंगाई से सताया हुआ कोई नहीं आ गया कि जी मैं नहीं आना चाहता था लेकिन महंगाई की वजह से। देखिए महंगाई बिल्कुल हुई है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अकेला, खुद शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि उस दिन एक इंटरव्यू में कहा 2024 में कि जी हम तेल अगर बढ़ता है तो वो तो बैन अक़वामी मार्केट की कीमतें होती हैं, हम उसमें बेबस हैं। लेकिन लोगों को यहाँ कुछ और बता रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी खासतौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब। एग्जैक्टली सर, तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने, इरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।